जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, उसे रिडॉक्स कहते हैं। हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों बाद आया हूं आपसे मिलने, दोबारा से बहुत समय के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। तो रफ्तार नीट की इस केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं ऋतिक सर और एक छोटा सा चैप्टर आपको पढ़ाने आया हूं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। गेस्ट अपीयरेंस में आए हैं, है ना? आज अपना क्या है? गेस्ट अपीयरेंस है। तो गेस्ट अपीयरेंस में एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन का जो प्रयोग है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करना है आपको क्लास 12th के अंदर जाके। प्लस रेडॉक्स रिएक्शन का प्रयोग आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करेंगे, ठीक है ना? तो इनऑर्गेनिक में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको रेडॉक्स में यूज होंगे, रेडॉक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 1 है रेडॉक्स का। आज क्या बात करेंगे? आज थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत ज्यादा बात करेंगे नहीं, थोड़ी सी बात करेंगे। 3 लेक्चर है अपने पास, छोटा सा चैप्टर है, प्यार से तसल्ली से खत्म करेंगे, ठीक है ना? आज पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो आज इतना ही सीखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है, ये बात हम लोग करते हैं, ठीक है? तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं रिएक्शंस which involve simultaneous oxidation and reduction. Reactions which involve simultaneous oxidation and reduction. ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स का मतलब लाल सांड या लाल बैल नहीं है। रेड और ऑक्स दो शब्दों को मिलाकर रेडॉक्स बनाया गया है। इट इज अ शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन ऑफ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो वो रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? अब सवाल यह आया कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। सबसे पहला सवाल यहां पर यह खड़ा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कि आखिरकारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, आखिरकारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, यह कहानी है क्या। तो बच्चों शुरुआत करते हैं इसकी क्लासिकल डेफिनेशन से। क्लासिकल डेफिनेशन, शुरुआत में जो सबसे पहले जो 2 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, शुरुआत में सबसे पहले जो 2 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, दोस 2 एलिमेंट्स वर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे बिगिनिंग में जो 2 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, दोस एलिमेंट्स वर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो शुरुआत में जितनी भी बातें की गई थी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए की गई थी। तो व्हाट इज, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की सबसे पहली डेफिनेशन थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी चीज में ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो आप बोलोगे, किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो आप बोलोगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन हो गया। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो, 2H2O बन जाएगा। हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? 2H2O बन जाएगा, ठीक है? क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन। दूसरी डेफिनेशन आई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी कंपाउंड में से अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दोगे ना तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन को रिमूव करना ना, H2S, H2 प्लस सल्फर, इसमें सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सल्फर के पास में हाइड्रोजन लगी हुई थी तो हमने हाइड्रोजन को निकाल के अलग कर दिया,
सल्फर का क्या हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया, सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, फिर पता लगा कि यार बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते, जो ऑक्सीजन से सीधे सीधे रिएक्शन नहीं करते। ये पता लगा कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से सीधे सीधे रिएक्शन नहीं करते। तो एक दूसरी डेफिनेशन निकाली गई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब नॉन मेटल्स, कि अगर आप नॉन मेटल्स को ऐड कर देंगे, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स 2HCl। हाइड्रोजन के ऊपर देखो नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का एडिशन हो गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन नहीं ऐड हुई तो नॉन मेटल ऐड हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया, तो ये कहानी बैठ गई। चौथा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मतलब हर कंपाउंड में, जहां पर भाई हर कंपाउंड में जरूरी नहीं है ना कि हाइड्रोजन मौजूद हो, तो अगर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि मेटल्स अगर निकल जाए, तो हम बोलते हैं क्या, किसी कंपाउंड में से अगर मेटल निकल जाए तो हम बोलते हैं क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया उसका, तो हम बोलते हैं उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल Fe2O3, यहां पर ऑक्सीजन के साथ कौन लगा हुआ है, आयरन लगा हुआ है ना। अगर मैं इस Fe को निकाल के बाहर कर दूं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया। Fe को निकाल के बाहर कर दूं तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन गॉट ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन की बेसिक डेफिनेशन, पहली वाली डेफिनेशन आती है, क्लासिकल डेफिनेशन आती है। फिर आता है नंबर रिडक्शन का। जैसे इसकी 4 डेफिनेशन है, इसकी भी 4 है, और ये जस्ट उल्टा है, सबसे पहली डेफिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन है, इस पर हाइड्रोजन ऐड कर दो, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो गया। नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इस पर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दी, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो गया। सेकंड होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी कंपाउंड में से अगर आप ऑक्सीजन को बाहर निकाल लें तो ऑक्सीजन के साथ वाला जो एलिमेंट होगा उसका हम कह देंगे कि रिडक्शन हो गया। किसी कंपाउंड में से अगर आप क्या बाहर निकाल लें, ऑक्सीजन बाहर निकाल लें, तो हम कह देंगे कि ऑक्सीजन के साथ वाला जो कंपाउंड है उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल N2O4 है, या छोड़ो इस रिएक्शन को ऐसे मत लिखो, इसे ऐसे लिख लो। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक रिएक्शन लिखी हुई है, लेट अस से रिएक्शन लिखी हुई है MgO, Mg प्लस हाफ O2। आपने मैग्नीशियम से क्या निकाल दिया, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, आपने उस ऑक्सीजन को हटा दिया, रिमूव कर दिया, उड़ा दिया। मैग्नीशियम के साथ जो ऑक्सीजन लगा था आपने उस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, उड़ा दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। दैट मींस मैग्नीशियम का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। थर्ड,
अब कई बार कई ऐसे एलिमेंट थे जो सीधे सीधे रिएक्शन नहीं कर रहे थे हाइड्रोजन से, तो एडिशन ऑफ, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की बात हुई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड किया था, तो हमने कहा था क्या हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। अब उल्टा कर रहे हैं बच्चों, अब कर रहे हैं उल्टा, ठीक है ना, अब क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। और उल्टा करने से क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल Cl2 है प्लस आयरन है, 3/2 Cl2 प्लस आयरन है, Cl2 पर आयरन को ऐड कर दो, FeCl3, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। मेटल जितने होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इतनी इनऑर्गेनिक तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ ली होगी, मेटल जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपने ऐड कर दिया क्लोरीन पे, तो क्लोरीन क्या हो गई, क्लोरीन रिड्यूस आ गई। जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हमने ऑक्सीडेशन बोला था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसे बोलूंगा नॉन मेटल। तो अगर आप नॉन मेटल को रिमूव कर दे रहे हैं, नॉन मेटल को यदि आप रिमूव कर दे रहे हैं, तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगी, जैसे रिडक्शन कहलाएगी। जैसे NaCl है, Na के पास से तुमने Cl को रिड्यूस कर दिया, हटा दी Cl, तुमने हटा दिया Cl को अलग कर दिया, Na को अलग कर दिया, तो Na के पास जो Cl थी वो रिमूव हो गई ना, Na के पास जो Cl थी वो क्या हो गई, वो रिमूव हो गई। तो Na के पास जो Cl थी जब वो रिमूव हो गई तो क्या हो गया, Na के पास जो Cl थी वो रिमूव हो गई तो क्या हो गया, बोलो ना यार, सोडियम का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। समझ में आ गया। तो ये चार क्लासिकल डेफिनेशन हमने आपको बताई ऑक्सीडेशन की, ये चार क्लासिकल डेफिनेशन मैंने आपको बताई रिडक्शन, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में हम लोग दोनों में से कोई सी भी यूज नहीं करते, ना हम ऑक्सीडेशन की क्लासिकल यूज करते हैं और ना ही हम यूज करते हैं रिडक्शन की क्लासिकल डेफिनेशन। तो सर फिर हम क्या यूज करते हैं, ना तो हम ऑक्सीडेशन की क्लासिकल यूज करते हैं डेफिनेशन, ना ही रिडक्शन की क्लासिकल यूज करते हैं। तो सर हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बेटा मॉडर्न डेफिनेशन, हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। माइकल फैराडे नाम के लॉन्डे ने दी थी मॉडर्न डेफिनेशन, उसे यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब भी कभी कोई एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन का लूज होते हुए दिखेगा, कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस होते हुए दिखेगा, तो आप बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है, तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है ना। फॉर एग्जांपल Na से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, Fe2 प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, हाँ या ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, Fe+2 ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और क्या बना लिया, Ag+ बना लिया, Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, तो इत्तेफाक से एग्जांपल सारे ऐसे लग गए हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। ये मत बना लेना कॉन्सेप्ट कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ये भी ऑक्सीडेशन है। ये भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। व्हाट इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन का जो गेन है वो रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन का जो गेन है वो क्या है, वो रिडक्शन। जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोराइड में कन्वर्ट हो गई, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई।
Fe+3 ने इलेक्ट्रॉन लिया, Fe+2 में कन्वर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के लेने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के लेने को रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका यह मतलब निकला कि जितनी भी रिएक्शन है मैंने लिखी है, उन सारी रिएक्शनों में इलेक्ट्रॉन के लेने और देने के बाद, उन सारी ही रिएक्शनों में इलेक्ट्रॉन के लेने और देने के बाद जो स्पीसीज बनी, वो स्पीसीज क्या निकली, वो स्पीसीज एक आयन निकली। तो क्या हम इस डेफिनेशन से केवल आयनिक रिएक्शंस को दिखा सकते हैं, जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन लिखे हुए दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्या हम इस रिएक्शन से केवल आयनिक रिएक्शंस को ही दिखा सकते हैं, या क्या ये रिएक्शन के, क्या ये डेफिनेशन केवल आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होगी? जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोले कि रिएक्शन लेटर से मैं लिख रहा हूं MgO, जैसे मैंने रिएक्शन लिखी लेटर से Mg+2HCl गिव्स MgCl2+H2। अब ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं? क्या इसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने के लिए हमें इसमें से आयनों का होना जरूरी है क्या? क्या बिना आयनों के नहीं देख सकते? सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या बिना आयनों के नहीं देख सकते? इसका मतलब तो यही लग रहा है कि इस डेफिनेशन के हिसाब से तो चार्ज हम लोग बिना आयनों के ही देख सकते हैं, बिना आयनों के हम देख ही नहीं पाएंगे चार्ज। और जब रिएक्शन आयनिक होनी चाहिए, इसका मतलब यानी रेडॉक्स रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आयनिक रिएक्शंस। यहां से तो कहानी यही समझ में आती है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आयनिक रिएक्शंस। क्या सच्चाई है इसमें, आइए देखते हैं। उससे पहले एक चीज और देखते हैं, एक एग्जांपल में ऑक्सीडेशन का लिखता हूं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, क्यों छोड़ा आप सब जानते हैं, उसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी। क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया, और क्लोराइड बना लिया, इसे भी वो मिल गई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूं, तो नेट रिएक्शन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया वो सोडियम ने दिया था, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, क्योंकि जो सोडियम ने छोड़ा वही तो क्लोरीन ने ले लिया। तो ये निकल आया Na+12Cl2, Na++Cl-। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रही है, इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, साथ में हो रहा है। तो ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन अभी तक की पिक्चर से हमें यह समझ में आ रहा है कि हम केवल उन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन रिएक्शंस को पहचान सकते हैं, उन रिएक्शंस को देख सकते हैं जो आयनिक फॉर्म में लिखी हैं। अगर कोई रिएक्शन आयनिक फॉर्म में नहीं लिखी है तो क्या वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी? अगर कोई रिएक्शन आयनिक फॉर्म में नहीं लिखी है, अगर मैं एक रिएक्शन ऐसे लिख रहा हूं KMnO4 + FeSO4 gives MnSO4 + Fe2SO4 का होल थ्राइस, एक रिएक्शन मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? क्योंकि इसमें तो मेरे को पता नहीं लग रहा कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। हाँ यार, तो इसका मतलब कोई एक ऐसा कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, कोई एक ऐसा जुगाड़ बनाना पड़ेगा, कोई एक ऐसा तरीका बनाना पड़ेगा जिससे जो रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाए। कोई ऐसा तरीका चाहिए ना जिससे यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाए। जो रिएक्शन आयनिक फॉर्म में नहीं लिखी हैं
उनमें भी हम देख पाए, तो उस कॉन्सेप्ट को, उस तरीके को, उस जुगाड़ को हम कहते हैं क्या? उस कॉन्सेप्ट को, उस तरीके को, उस जुगाड़ को बच्चों कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। यह कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया है? यह इसलिए बनाया गया है कि जिन रिएक्शंस में आपको सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस ना दिख रहा हो, आप इसकी सहायता से देख सकते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं दिख रहा है, इफ यू कांट सी द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली, कि रिएक्शन को इस तरीके छुपा के लिख दिया गया है कि उसमें अपने को नहीं दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां से किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, तो आप इसकी मदद से देख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? सबसे पहले होता क्या है वो समझिए। ये होता है रियल और इमेजिनरी चार्ज। रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम when it is in bonded state is called oxidation number और ऑक्सीडेशन स्टेट। जब कोई एलिमेंट बॉन्डेड स्टेट में होता है, जब कोई एलिमेंट बॉन्डेड स्टेट में होता है, तो बॉन्डेड स्टेट में जब भी कभी कोनो एलिमेंट रहेगा तो उसके ऊपर जो भी चार्ज आएगा, दैट चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज होता है वो हर एक एटम पर आता है, ध्यान रखिएगा इस बात। एटम पर आता है, ये एटॉमिक चार्ज होता है। इट अपीयर्स ऑन द एटम, ठीक है ना, इट अपीयर्स ऑन द एटम। रियल चार्ज कहां आएगा? रियल चार्ज आएगा बच्चों आयनिक बॉन्ड। बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन होता है ये चार्ज, जब किसी एलिमेंट ने कोई बॉन्ड बना रखा होता है तब जो चार्ज पैदा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। और इमेजिनरी चार्ज कहां आएगा? रियल चार्ज आएगा आयनिक बॉन्ड में, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग की वजह से क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में आता है इमेजिनरी चार्ज, वहां होती है शेयरिंग, और आयनिक बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन। तो लेन देन होने की वजह से रियल चार्ज कौन से बॉन्ड में आता है? रियल चार्ज आता है आयनिक बॉन्ड में, ठीक है ना, रियल चार्ज आता है आयनिक बॉन्ड में। क्लियर है? तो आयनिक बॉन्ड विल शो रियल चार्ज एंड कोवेलेंट बॉन्ड विल शो व्हाट चार्ज? इट विल शो इमेजिनरी चार्ज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन रियल और इमेजिनरी दोनों चार्जों के लिए, यानी आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिफाइन ये तभी होता है जब एटम बॉन्डेड स्टेट में होता है, क्योंकि जब भी कभी कोई एटम कंपाउंड बनाया होगा तो वो कंपाउंड ही तो पार्टिसिपेट करेगा भाई जब भी कभी कोई एलिमेंट ने कंपाउंड बनाया होगा तो कंपाउंड ही तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वो लिखने में अच्छा नहीं लग रहा था यार, लिखने में थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो एक बार दोबारा से लिख देता हूं। रियल चार्ज कहां आएगा? पीले पेन से अजीब सा लग रहा था, अजीब सा कंजेस्टेड सा ना, आयनिक बॉन्ड में आएगा। और इमेजिनरी चार्ज कहां आएगा बच्चे? इमेजिनरी से तुम तो अच्छे खासे अच्छी तरह से परिचित होगे ना, इमेजिनरी तो बहुत कुछ है तुम्हारे पास, लड़कों के पास तो वैसे भी काफी कुछ रहता है इमेजिनरी। इमेजिनरी चार्ज आएगा बेटा कोवेलेंट बॉन्ड में, तो कोवेलेंट बॉन्ड के पास भी चार्ज जो है वो इमेजिनरी है। कैसा चार्ज है उनके पास? इमेजिनरी चार्ज। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर की अगली चीज है कि इसे निकालते कैसे। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। सवाल ये आया कि बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे। कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स की सहायता से ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं। कुछ रूल्स हैं
जिन रूल्स की सहायता से ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं। जैसे दो रूल हैं बेसिकली इसके, केवल दो रूल हैं, बाकी सारी कहानी उन दोनों रूलों के सामने, उन दोनों रूलों के साथ साथ घूमती है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट इज 0। फ्री एलिमेंट मतलब जब एटम फ्री है, जब एलिमेंट क्या है, फ्री है। एलिमेंट क्या है, फ्री है, उसने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा। जैसे फॉर एग्जांपल O2, O2 में सर O ने O से बॉन्ड बना रखा, तो O ने O से बना रखा है ना, O ने O से बना रखा है ना, वो फ्री स्टेट ही है, किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा। Na, O2, K, Cu, Fe, H2, N2, I2, इन सबके मैं तुमसे पूछूंगा ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे, तुम बोलोगे 0, तुम बोलोगे 0। क्या बोलोगे? इट्स अ 0, इट्स अ 0। तो फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? इट्स अ द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन जो तुम्हारी पढ़ाई करते समय बनती है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी एलिमेंट पे किसी एटम पर मौजूद चार्ज, किसी एलिमेंट पर किसी एटम पर मौजूद चार्ज। तो अगर तुम ऑल सारे चार्ज को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? उस कंपाउंड पर रखने वाला टोटल चार्ज, उस कंपाउंड पर लगने वाला टोटल चार्ज। सारे एलिमेंट के चार्जों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद किसके बराबर आएगा? वो टोटल चार्ज के। तो किसी कंपाउंड पर जो टोटल चार्ज होता है वो बराबर होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स के। जैसे फॉर एग्जांपल छोटू, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम देखा जाता है, ध्यान रखना। यहां पर O2 का एक मॉलिक्यूल नहीं है, O के 2 एटम है, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O बराबर चार्ज कितना है इस मॉलिक्यूल पे? इट्स अ 0, इट्स अ 0। ऐसे ही SO3 मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 3 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O बराबर 0। अभी अगर ये फॉस्फेट हो जाए तो फॉस्फोरस का एक एटम, 4 एटम से ऑक्सीजन के बराबर -3, क्योंकि अब इस मॉलिक्यूल पर ओवरऑल चार्ज कितना है? 3 माइनस का। इस पर कितने का चार्ज है? 3 माइनस का, है ना। PTCl6 2 माइनस, PTCl6 2 माइनस, प्लैटिनम का एक है 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 एटम है ना Cl के, इज इक्वल टू -2। इस तरीके से आप बना सकते हैं इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से आपको हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होगी, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस समय आपके पास हर एक के लिए केवल एक इक्वेशन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपके पास केवल एक इक्वेशन है, अननोन है 2। बेसिक मैथमेटिक्स कहती है जितने अननोन सॉल्व करने उतनी इक्वेशन कम से कम चाहिए, जितने अननोन सॉल्व करने उतनी इक्वेशंस कम से कम चाहिए। मतलब अगर मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों निकालने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों निकालने है नहीं, है नहीं भाई। तो दोनों निकालने के लिए मेरा भाई, दोनों निकालने के लिए मेरा भाई क्या होगा मेरे भाई? दोनों निकालने के लिए मेरे बच्चों क्या करेंगे हम लोग? हमें कोई जानकारी और लगेगी, क्योंकि इससे तो हम दोनों नहीं निकाल सकते, इससे तो इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा, लेकिन हम और नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए क्या जानकारी लगेगी?
इसके लगेगी कुछ एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने फिक्स कर रखे, कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने क्या कर रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं। तो वो देखते हैं, उससे क्या होगा, जिनके फिक्स हैं, जिनके फिक्स हैं उनको हम वहां से निकाल लेंगे रूल से, जिनके हमें पता है, और जिनके नहीं पता है वो हम देख लेंगे। जैसे नंबर 1 एल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप। यहां फ्रेंडशिप से मतलब नहीं है क्योंकि फ्रेंड तो रेडियो एक्टिव है ना। अल्कली मेटल्स की हमेशा +1 होती है, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इनकी होती है +1, ठीक है, ऑलवेज। दूसरा अल्का ने मेटल ली, उस पर अर्थ से, उससे अर्थ पर लाइन खींच दी, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2। भीम जी का सर बड़ा, +2, इनकी फिक्स होती है +2, ठीक है ना। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम +3, या तो 0 दिखाएंगे किसी भी कंपाउंड में, या तो फ्री होंगे तो 0 दिखाएंगे, फ्री होंगे सारे 0 दिखाएंगे, या फिर +1 कंपाउंड में +1 +2 और +3, इनकी फिक्स होती है, इनकी क्या होती है, फिक्स होती है ये, ठीक है। चौथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स +1, खासी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है तो मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड +1। 2 एक्सेप्शन है इसके, मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स, इसके मेटल हाइड्राइड 2 तरह के होते हैं बच्चों, पहला होता है MH और दूसरे होते हैं MH2, M-H2। MH टाइप के जो बनते हैं उसमें M होता है सत्यानाश, दूसरे पेन से ही लिख देता हूं, अब मिट गया तो सुंदर करके दूसरे पेन से लिखता हूं। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस होते हैं इसके अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स। अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं LiH, NaH, KH, इसके होते हैं BeH2, MgH2, CaH2, BaH2। इन हाइड्राइड में इसकी स्टेट होती है -1, कितनी होती है, -1। तो जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन की स्टेट होती है -1, अदरवाइज हाइड्रोजन सॉर्टेड होती है, अदरवाइज हाइड्रोजन जो होती है ना वो सॉर्टेड होती है, ठीक है, अधिकतर +1। इनमें थोड़ा सा पंगा रहता है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की देखो ऑक्साइड्स में कितनी होती है, -2। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स ही होते हैं, तो इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स -2 होती है। इन ऑक्साइड्स की जगह पे लिखें इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स -2। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं और अच्छे खासे हैं। एक्सेप्शंस peroxides, H2O2, Na2O2, है ना, एक्सेट्रा, इसमें होती है -1।
इसे कहते हैं परऑक्सी बॉन्ड। -1 दो ऑक्सीजन की -1 होती है, हर एक ऑक्सीजन की -1 होती है। ये जो बॉन्ड मैंने बनाया जानते होंगे अब तो आप लोग, इतनी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं। इसका नाम होता है परऑक्सी बॉन्ड। क्या नाम होता है इसका? परऑक्सी बॉन्ड या फिर परऑक्सी लिंकेज, बहुत प्रयोग आएगा इसका। दूसरा होते हैं सुपर ऑक्साइड्स। 3 कंपाउंड है सुपर ऑक्साइड में, सॉरी 2 कंपाउंड है, KO2 और RbO2। इनमें होती है इसकी -1/2। मेटल की +1 रख लीजिए, रूल नंबर 2 लगा लीजिए, -1/2 निकल आएगी। मेटल की +1 रख लीजिए, +1 2x बराबर 0, -1 x इज इक्वल टू -1/2 ऐसे। ठीक है ना? इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना सीधे सीधे याद भी रखिए तो कोई समस्या की बात थोड़ा है। और एक होता है ओजोनाइड, पोटासियम ओजोनाइड KO3, इसमें होगी -1/3। पोटासियम की +1, 3 एटम है, ठीक है। तो इसके 3 एक्सेप्शंस होते हैं, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड्स। तीसरा, इन कंपाउंड्स विद फ्लोरीन। वैसे तो ऑक्सीजन खासी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन इसकी भी अम्मा है, तो ये फ्लोरीन के साथ 2 कंपाउंड बनाती है। वैसे तो ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, लेकिन दूसरे नंबर पे होती है। फ्लोरीन इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो फ्लोरीन के साथ ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करती है। तो O2F2 में क्या होती है ऑक्सीजन की स्टेट? +1 +2। ये कैसे आ गई सर? +1 और +2, +1 और +2 कैसे आ गई? बताते हैं +1 और +2 कैसे आ गई। इसके लिए आपको बताते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन in most of its compounds fluorine shows -1, फ्लोरीन shows -1। तो अब आप पिछली वाली स्लाइड को परसीव कर सकते हैं। OF2 में निकालनी है, ऑक्सीजन को X मान लो, X बराबर -2, ठीक है ना? X बराबर -2, सॉरी +2, गलती हो गई भाई, गलत बोल दिया, मतलब आंसर तो सही लिखा है। तो इन कंपाउंड्स विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन की होती है। फ्लोरीन का क्या होता है? मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स, फ्लोरीन की -1 भी होती है। केवल एक एक्सेप्शन होता है HOF, इसके अंदर फ्लोरीन की स्टेट +1 होती है HOF में, बाकी और कहीं नहीं होती फ्लोरीन की स्टेट +1। HOF में फ्लोरीन +1 में पाई जाती है। HOF इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन किस में पाई जाती है? +1 में पाई जाती है। ठीक है? अरे ठीक है, हाँ या ना? ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, एनी अदर P ब्लॉक एलिमेंट, कोई भी P ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जितनी मैंने आपको बता दी, उसके अलावा जितने भी P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। डी ब्लॉक से भी आपको यहां पर बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि अभी आप 11th में हैं। डी ब्लॉक से मतलब आपको 12th में आएगा तो वहां पर बात करेंगे। एक बात। दूसरी बात, एक आयन है डाइऑक्सोनियम आयन करके, जिसमें ऑक्सीजन की -1/2 होती है, +1/2 होती है ना? एक है, वो विकिपीडिया वगैरह पे दिया है, वो बहुत रेयरेस्ट आयन होता है। तो वो यूट्यूब से देख के या विकिपीडिया से देख के कमेंट मत करना, अभी बता दिया, बहुत रेयरेस्ट आयन होता है, बहुत काम का नहीं होता, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में सिंथेसाइज होता है। ठीक है ना? इसलिए उसको अपन काउंट नहीं करते। अपनी एनसीईआरटी भी 30 साल पीछे चल रही है। कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और कैसे निकाल सकते हो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? अपन किसी भी पी ब्लॉक के एलिमेंट की जो औकात होती है
उसके ऑक्सीडेशन नंबर की जो औकात होती है वो होती है ग्रुप नंबर -18 से लेकर ग्रुप नंबर -10 तक। ग्रुप नंबर -18 से लेकर ग्रुप नंबर -10 तक। अगर ये ग्रुप नंबर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रख रहे हैं तो, अगर आप ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रख रहे हैं तो इससे एटलीस्ट आपको औकात पता लग जाएगी कि कोई एलिमेंट कहां तक जा सकता है, कोई एलिमेंट कहां तक जा सकता है, कोई एलिमेंट कहां तक जा सकता है। तो इससे आपको क्या पता लग जाएगी बच्चों, इससे आपको पता लग जाएगी किसी भी एलिमेंट की औकात कहां तक है, कोई एलिमेंट कहां तक जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर किस ग्रुप का है, 16, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज है 16 - 18 से 16 - 10 तक। तो सल्फर -2 to +6 दिखा सकता है, सल्फर -2 to +6 दिखा सकता है। तो -2 से लेके +6 तक सल्फर सारी स्टेट दिखा सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाइट्रोजन है ग्रुप 15, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज कहां से जाएगी, -3 to +5, -3 to +5। तो नाइट्रोजन की जो औकात है वो -3 से +5 दिखाने की है, ठीक है, -3 से +5 दिखाने की है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो ये कहानी हो गई हमारी क्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की रूल्स की, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की रूल्स की। और एक छोटा सा रूल है इन अमलगम, अमलगम जानते हैं, डी ब्लॉक का कंसेप्ट है अमलगम का। अमलगम क्या होता है, मरकरी के साथ बने हुए अलॉयज होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एंड मरकरी बोथ आर 0, ठीक है ना। मरकरी काफी सारी मेटल्स के साथ मिलकर अमलगम बनाता है, स्पेशली एस ब्लॉक के मेटल्स के साथ मिलकर, डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ मिलकर, जैसे NaHg, ZnHg। इसमें अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो Na की भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सम एसिडिक ग्रुप्स, कुछ ऐसे ग्रुप जो एसिड से निकल के आते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स जो एसिड से निकल के आते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप एज अ ग्रुप सीधे सीधे रख सकते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप एज अ ग्रुप सीधे सीधे रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Cn-, Cn- की होल होती है कितनी, -1। जहां आपको Cn दिख जाए किसी कंपाउंड में, आप पूरे Cn की -1 रख सकते हैं उठा के। जहां आपको दिख जाए Cn, आप सीधे सीधे रख सकते हैं -1। सल्फेट -2, फॉस्फेट -3। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं Na, जैसे मैं आपसे कहूं लेट अस से आपको निकालनी है, कोई भी कंपाउंड मैं आपको दे दूं, लेट अस से मैं आपको दे दूं CuCN2, तो आपको CuCN2 पे निकालनी है Cu की, तो X, अब ये Cn ग्रुप 2 है, तो X इज इक्वल टू निकलेगी सीधे +2, ठीक है ना, X इज इक्वल टू सीधे निकल जाएगी +2, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस ग्रुप को आप एज अ होल ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आपको निकालनी है लेट अस से बेरियम फॉस्फेट की निकालनी है, इसमें बेरियम की निकालना चाहते हैं, वैसे तो मेरे को पता है कि +2 आने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, 3x + 2 टाइम्स पूरे फॉस्फेट की -3 ले ली, तो x बराबर +2 निकल गया, सिंपल हो गया। तो ये कुछ एसिडिक रेडिकल्स हैं जो काम आएंगे, ये कुछ एसिडिक रेडिकल्स हैं जो आपके काम आएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जाता, इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जाता है। कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स लिखता हूं आपके सामने, जिनमें कि हम लोग क्या निकालेंगे, जिनमें कि हम लोग क्या निकालेंगे,
ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल HCl में Cl का निकालना, HCl में Cl का निकालना हो तो, HOCl में Cl का निकालना हो तो, HClO2 में Cl का निकालना हो तो, HClO3 में Cl का निकालना हो तो, HClO4 में Cl का निकालना हो तो, H2S में सल्फर का निकालना हो तो, H2SO3 में सल्फर का निकालना हो तो, H2SO4 में सल्फर का निकालना हो तो, है ना, N2O में नाइट्रोजन, NO में नाइट्रोजन, N2O3 में नाइट्रोजन, N2O5 में नाइट्रोजन, C2O4 2 माइनस में कार्बन का निकालना हो तो, है ना, CO2 में कार्बन का निकालना हो तो, Cr2O7 2 माइनस में क्रोमियम का निकालना हो तो, MnO4 माइनस में मैंगनीज का निकालना हो तो, S2O3, अच्छा ये वाले तो चलो बताएंगे बाद में, ये बात बताऊंगा। K4FeCl6 में Fe का निकालना हो तो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। H3PO2 में P का निकालना हो तो, H3PO3 में P का निकालना हो तो, H3PO4 में P का निकालना हो तो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। ये कुछ क्या है, ये एग्जांपल्स हैं, जिन एग्जांपल्स के थ्रू हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें जो अंडरलाइंड एलिमेंट है, अंडरलाइंड एलिमेंट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जो अंडरलाइंड एलिमेंट है उस अंडरलाइंड एलिमेंट की हमें क्या निकालनी है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जैसे HCl में कैसे निकलेगी, H की +1, रूल नंबर 2, सबको जोड़ो, चार्ज के बराबर कर दो, X इज इक्वल टू -1, ठीक है। HOCl में एक H है, एक O है, एक Cl है, X इज इक्वल टू +1, X इज इक्वल टू +1। HClO2 में +3, +5, +7, सेम लॉजिक से यहां पर 2 इंटू +1, X बराबर 0, तो X आ जाएगी -2। H2SO3 में सल्फर की निकालनी है, 2 हाइड्रोजन है, +1, X 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया +4, ठीक है। H2SO4 में सल्फर की निकालोगे +6 निकल के आएगी, इसे सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जानते होगे, नहीं जानते होगे तो आगे जानोगे 12th क्लास में। नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो X इज इक्वल टू +1, यहां निकलेगी X इज इक्वल टू +2, ठीक है, X इज इक्वल टू +2, ठीक है, यहां निकलेगी +3, यहां निकलेगी +5। C2O4 देख लो, 2 कार्बन है, इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू निकल के आएगा बेटा +3। CO2 में +4 कार्बन की, Cr2O7 में देखो 2 एटम है क्रोमियम के, 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू +6, X इज इक्वल टू +6। MnO4 माइनस में निकालोगे देखना 7 आएगी, +7 आएगी। K4FeCl6 आयरन की निकालनी है, इसकी +1, इसकी -1, सॉल्व करोगे +2 निकल के आएगी, सॉरी हाँ सही है। H3PO2 में इसकी लेना -2, इसकी लेना +1, सॉल्व करोगे +1 निकल के आएगी, इसकी लेना -2, इसकी लेना +1, सॉल्व करोगे +3 निकल के आएगी, इसकी लेना -2, इसकी लेना +1, सॉल्व करोगे +5 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, +5। कैसे, 3 +1 वाले हैं, एक X वाला है, 4 है -2 वाले, सबका सम चार्ज के बराबर चार्ज है 0।
तो x कितना आना चाहिए निकल के +5। इस तरिया हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं। कोई एग्जांपल अगर आपको ना समझ में आया हो, कोई अगर केस ना समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तो मैं आपको वो वाला सेक्शन दोबारा से, वो वाला जो एग्जांपल है वो मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर विद हेल्प ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। कई बार क्या होता है, कई बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। कई केसेस ऐसे आते हैं जहां पर आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ना। कई बार क्या होगा कि आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उस केस में लुईस स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे तो लुईस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किन किन केसों में लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, किन किन केसों में लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, वो बात तो खैर अपन बाद में करेंगे किन किन केसों में ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सच्चाई ये है कि कुछ केसों में आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की नौबत आएगी। अब लुईस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब सवाल आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड पर इमेजिनरी चार्ज कैसे देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिस पर इमेजिनरी चार्ज होता है। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिस पर कैसा चार्ज होता है, इमेजिनरी चार्ज। तो आइए देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पर इमेजिनरी चार्ज कैसे दिया जाता है। जब भी कभी कोवेलेंट बॉन्ड देते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बच्चों दो प्रकार के। इतना तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा केमिकल बॉन्डिंग में। एक होता है नॉन पोलर, ए सिंगल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड। ठीक है, जब भी कभी कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो नॉन पोलर में तो कोई चार्ज पैदा ही नहीं होता। तो ये अगर नॉन पोलर है तो ये 0-0 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड में 0-0 ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड में भी 0-0 एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, सब में कितना 0-0-0। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो क्या होगा, अब यहां पर लफड़ा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब होगा जब बॉन्ड में जुड़े हुए दोनों लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। मान लो बॉन्ड जो है उसमें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, चाहिए इज लेस देन चाहिए बी। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। तो बेटा जब भी हम लोग चार्ज असाइन करते हैं, ध्यान से समझना है इसे, जब भी हम लोग चार्ज असाइन करते हैं तो वाइल असाइनिंग द चार्ज ये मानते हैं कि वैसे तो कोवेलेंट में शेयरिंग होती है और शेयर्ड पेयर को जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने पास रखता है। लेकिन हम क्या मानते कि जो पूरा का पूरा पेयर है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के ही पास है। तो ए सिंगल बॉन्ड बी पे कितना चार्ज क्रिएट होगा, एक और एक। सर क्यों, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो बी का खुद का है ना, बी का खुद का इलेक्ट्रॉन बी को चार्ज छोड़ना दे। ऐसे ही देखो ए डबल बॉन्ड बी में क्या, ए डबल बॉन्ड बी में शेयरिंग कितने की होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खींच के रखेगा अपने पास। 4 में से 2 बी के, वो तो चार्ज देंगे नहीं, एक एक्स्ट्रा ले गया। तो ए जो था उसके पास 2 थे, बी के पास 2 थे, लेकिन इसने इसके भी खींच लिए तो इसके ऊपर +2 आ गया, इसके ऊपर आ गया -2। क्लियर है मेरी बात। और ऐसे ही देखो ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, सारे के सारे बी के पास चले गए। ठीक है ना, लाइक दिस। ए के ऊपर आ गया +3, बी के ऊपर आ गया -3। तो अगर आपको कोवेलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर से चार्ज बनाने हो तो आप बॉन्ड की शक्ल देख के इस तरह से चार्ज असाइन करेंगे। बॉन्ड की शक्ल देख के इस तरह से चार्ज असाइन करेंगे। कई जगह पर होता है ना जहां जरूरत पड़ती है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है भैया, शेयरिंग होती है पेयर की, लेकिन पेयर देता एक ही है कोई। एक भिखारी होता है, दूसरा देने वाला होता है ना।
होती तो शेयरिंग ही है लेकिन देता कोई एक ही है, ठीक है। दो तरह के बन सकते हैं, ए से बी और बी से ए। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से कम है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से कम है ना। जब ऐसा होगा तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर फिजिबल होता है। इसने इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसका तो एक भी नहीं था, तो इसके बाद 2 फ्री फंड के आ गए। एरो की मुंडी उधर होती है जिसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और पूंछ उधर होती है जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके खा लिए, इस पर -2 लग गया, इस पर 0 लग गया, +2 लग गया। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन जा ही सकते हैं ना, जा ही सकते हैं, हाँ या ना, जा ही सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये चला गया, इस पर -2 का चार्ज, इस पर +2 का चार्ज, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उल्टा, सॉरी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को दे दे। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है मेरे भाई एंड गर्ल्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की टेंडेंसी, खींच के रखने की टेंडेंसी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को क्यों देगा भाई? कभी नहीं देगा। 0 0। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप पढ़ चुके, ऐसा बॉन्ड नेग्लेक्ट हो जाता है, ऐसा बॉन्ड नेग्लेक्ट हो जाता है ना, ऐसा बॉन्ड नेग्लेक्ट हो जाता है। और अभी आप लोगों ने पता नहीं शायद केमिकल बॉन्डिंग पूरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ऐसा बॉन्ड जहां भी बनता है उसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं, और वो बॉन्ड हम लोग काउंट नहीं किया करते, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा तो फंस जाएगा मामला, तो मामला फंस जाएगा। उस केस में मोर से लेस वाले में आप 0 मानेंगे उसका कंट्रीब्यूशन, मोर से लेस वाले में 0 मानेंगे कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको HCN का निकालना, अब HCN में लेटस से मैं आपसे कह दूंगा वो कार्बन का निकालना, तो कार्बन को कैसे निकालोगे ना, तुम्हें बस H का पता है +1 हो सकता है, N का कैसे निकालोगे? तो अब तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा झक मार के, अब तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो बनाओ। HCN ये स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर से सॉल्व कर लो। अभी अभी आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको पता होगा फ्लोरीन नंबर 1 पर आता है, ऑक्सीजन नंबर 2 पर, नाइट्रोजन नंबर 3 पे, और कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते, कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कार्बन। तो देखो इस वाले बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड है, इसकी वजह से इस पर आ गया -1, इस पर आ गया +1। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पर -1 आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पर +1 आता है। ये देखो आगे, इधर कार्बन और नाइट्रोजन की टक्कर है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आ गया +3। तो अगर तुम्हें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कार्बन पर नेट चार्ज निकालो, कितना होगा? +2। स्ट्रक्चर से निकल गया, स्ट्रक्चर से निकल आया +2। इसी का दूसरा भाई HNC, आइसोसाइनिक एसिड, साइनिक एसिड, आइसोसाइनिक एसिड, HNC। HNC, ठीक है ना भाई, HNC क्लियर है? देखो यहां हाइड्रोजन नाइट्रोजन +1 -1, यहां पर आओ, इस डबल बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बन रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तीसरा वाला केस मोर से लेस, जब मोर से लेस जाते हैं तो इस बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं करते। ये लो, तो नाइट्रोजन पे कितनी आ गई?
-3। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर आपको स्ट्रक्चर की नीड पड़ेगी। जैसे Na2H2O3, Na2H2O3, इसमें भी आपको स्ट्रक्चर की नीड पड़ेगी, इसमें भी आपको स्ट्रक्चर की नीड पड़ेगी। फिलहाल तो हम अभी बनाएंगे स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल्स और बनाएंगे हम, है ना, हम अभी स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल्स और बनाएंगे और स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल्स को और सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से पिक्चर बन सकती है ना, किस तरह से पिक्चर बन सकती है। बट बिफोर आई मूव टू स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल्स, और मैं आपको यह बताऊं कि स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल्स की पिक्चर क्या होती है, एक बार जरा लौट के यहां पर चलते हैं, एक बार जरा लौट के यहां पर चलते हैं। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है Na+12Cl2, जिसमें ये सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज दिख रहा है, ये चार्ज नहीं है, इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0, क्लोरीन की भी होगी 0, फ्री एलिमेंट है। सोडियम के ऊपर यहां पर +1 का चार्ज है तो +1, यहां पर होगी -1। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, सिंगल एलिमेंट है, चार्ज के बराबर होगा। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सोडियम के ऑक्सीडेशन में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 0 से +1 जा रहा है, 0 से +1 जा रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, क्लोरीन 0 से -1 जा रहा है, रिडक्शन का मतलब कमी होता है ना। तो सवाल ये आता है कि भैया इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है, तो कम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, वो डिक्रीज आ रहा है। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो रिडक्शन जब जब होगा तब क्लोरीन का तब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, और ऑक्सीडेशन जब जब होगा तब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। इतना हम लोग जान गए, इतना हम लोग जान गए, इतना हम लोग जान गए। ठीक है, अब वैसे तो अधिकतर बार हमारा काम फॉर्मूले से चल जाएगा, वैसे तो अधिकतर बार हमारा काम किससे चल जाएगा, फॉर्मूले से चल जाएगा। ठीक है ना, वैसे तो अधिकतर बार हमारा काम बेटा किससे चल जाएगा, फॉर्मूले से चल जाएगा। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि हमारे ऊपर मजबूरी पड़ जाएगी कि यार हमें स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। कई बार ऐसी मजबूरी में फंस जाएंगे कि हमें स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल में केस वन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाला केस वहां क्रिएट होगा। जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात होती है। जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वो एक ही बात। लेकिन ये वाला केस कहां होता है, डेवलप्स इन, मतलब यहां मैं लिखूं फाउंड इन पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें सेंट्रल एटम एक से ज्यादा होता है। सेंट्रल एटम क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं उन्हें सेंट्रल एटम्स कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट मौजूद होगा उसे सेंट्रल एटम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। CH3COH, सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, कार्बन। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन को बोलेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो अगला एलिमेंट, अदर एलिमेंट होगा उसे बोलेंगे सेंट्रल एटम। क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। तो फाउंड इन पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है
ऐसे केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चार्ज ऑन इंडिविजुअल, चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम फाउंड बाय स्ट्रक्चर। इसको हम लोग किससे निकालते हैं? स्ट्रक्चर से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? स्ट्रक्चर से निकालते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है एवरेज ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जो जो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी पाई जा रही है, जो जो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी पाई जा रही है, वो फाउंड बाय फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया है ये वाला, ये इससे जो आप निकालते हैं वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इससे जो आप निकालते हैं वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फाइंड बाय, या इसको ऐसे लिखूं, फाउंड बाय रूल टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। और क्योंकि एवरेज है तो एवरेज तो इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। एवरेज है तो एवरेज इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो पहला केस तो ये पैदा होगा जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होंगे। ऐसे केस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता लगेगा फार्मूले से, जो फार्मूला आपको बताया गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? आपको बनाने पड़ेंगे स्ट्रक्चर। ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में हैं, इनमें से कुछ आपने बनाए हुए हैं, कुछ आप आगे बनाएंगे। ये आपको एज इट इज याद करने हैं, ये आपको एज इट इज याद करने हैं। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तो वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कोई और पूछ लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ केसेस इंटीजर एवरेज के बताता हूं, कुछ केसेस बताऊंगा फ्रैक्शनल एवरेज के। इंटीजर एवरेज का पहला केस है जैसे CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH। इसमें अगर तुम दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो 2x, 4 हाइड्रोजन है +1 वाले, 2 ऑक्सीजन है -2 वाले, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 निकल आएगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसका मतलब कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता। देखो अब चार्ज है कि नहीं है वो कौन बताएगा? वो बताएगा इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। आ जाओ इधर वाले कार्बन पे देखो, पहले लेफ्ट वाले कार्बन पे, इस पे इधर से +1, इधर से गिरा -1, इधर से गिरा -1, इधर से गिरा -1, ये हो गया 0। तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया बेटा? -3। राइट वाले पर कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर से गिरा +2, सिंगल बॉन्ड है लेस नेगेटिव +3, ये हो गया +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? वो होगी -3 और +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? वो होगा 0। आप एवरेज निकाल के भी देख सकते हैं। +3 वाला 1, -3 वाला 1 अपॉन 2, 0। ठीक है, 0 सही है। Na2S2O3, Na2S2O3 सल्फर की निकालेंगे, 2 Na हैं, (2x = +4, x = +2). तो ये +2 निकला है, मतलब सल्फर का जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +2। अब क्या इंडिविजुअल सल्फर का भी +2 है? वो देखते हैं। NaO सल्फर O
Na। ये लो जी, ये है चक्कर, ये चक्कर है भाई, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर होता है इसका Na2 निकालो। कोने वाले सल्फर में सल्फर सल्फर के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड है -2+2, तो इसकी वजह से इस पर कितना आ गया -2, इस पर कितना गिरा +2। थोड़ा बड़ा बनाओ, NaOS, देखो देखो भैया, इस पर -2, इस पर इस बॉन्ड का +2, सल्फर ऑक्सीजन में सिंगल, सल्फर ऑक्सीजन में सिंगल, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर पर चढ़ गया +1, सल्फर ऑक्सीजन में डबल +2, जोड़ो 2 और 2 4 और 2 6, इस पर कितना आ गया +6, सेंटर वाला सल्फर +6 में, खुपचे वाला -2 में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी सल्फर की इसके अंदर, +6 और -2, ऑक्सीडेशन नंबर 6 + -2 डिवाइडेड बाई 2, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम +2 आ गई, +2 आ गई, ठीक है। ऐसे ही इंटीजर एवरेज का एक और केस है, तीसरा केस NH4NO3, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट टूटता है ऐसे NH4 प्लस NO3 माइनस, NH4 प्लस NO3 माइनस, NH4 प्लस में निकालें, अगर आप NH4 NO3 में निकालोगे तो देखो कितनी आएगी निकल के, 2x प्लस 4 × +1, 2x = +2, x = +1, मतलब इसके हिसाब से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, दोनों नाइट्रोजन में से हर एक नाइट्रोजन का x = +1। असलियत में पिक्चर क्या है, ये वाला तो वैसे बिना स्ट्रक्चर के भी सॉल्व हो जाता है, असलियत में पिक्चर क्या है, असलियत में देखो पिक्चर क्या है, NH4 प्लस NO3 माइनस, NH4 प्लस NO3 माइनस, यहां से नाइट्रोजन की निकालो x, x = -3, इस वाले नाइट्रोजन की निकालो, ठीक है। तो बस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, -3 और +5, और ऑक्सीडेशन नंबर +1, इस तरह से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें हर जगह स्ट्रक्चर ही बनाना पड़े, जरूरी नहीं है कि हमें हर जगह स्ट्रक्चर ही बनाना पड़े। अब NH4NO3 का स्ट्रक्चर हमें इसलिए नहीं बनाना पड़ा क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन एक एक में बट गया, हमने इजीली निकाल दिया। अगर ये नाइट्रोजन आपस में कनेक्टेड होते तो फिर हमें थोड़ा देखना पड़ता, सोचना पड़ता उस हिसाब से, है ना, हमें थोड़ा देखना पड़ता, सोचना पड़ता, उस हिसाब से डिसाइड करते क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ये कहानी बनी किसकी, ये कहानी बनी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके की, ठीक है। आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं कहानी को, कल के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा फ्रैक्शनल एवरेज, फ्रैक्शनल एवरेज कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल्स, पैरोक्सी लिंकेज का यूजेज। कल के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर कहां कहां यूज होता है, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, क्या क्या करता है, क्या क्या बताता है, और कुछ पढ़ाऊंगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ आपको कराऊंगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए चलते हैं, आपसे कल की क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि कोविड देवता फिर से अपने पैर पसार रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी सब बढ़िया है, कल मिलेंगे और आगे पढ़ाई करना चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, ओके।
कल मिलते हैं।